वेलकम एक बार से फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग का शुरू होगा द्विघात समीकरण। तो इससे पहले आपका जो है ना दो चैप्टर किसी तक खत्म हो चुका है, नहीं चैप्टर 3 खत्म हो गया, चैप्टर हमारा चौथा है। तो चलिए पहले बच्चों आज हमारा द्विघात समीकरण का जो होगा वो क्या होगा, डिफिनेशन होगा, ठीक है ना। बिल्कुल उसका जो बेसिक चीज होगा क्लास शुरू करने से पहले जो बेसिक होता है वो आपको बताने जाना है, ठीक है ना। और बेसिक पढ़ने के बाद आपको जरा भी तकलीफ नहीं होने वाला मैथ में, यानी द्विघात समीकरण में जो भी प्रॉब्लम होने वाला सब आज ही खत्म हो जाएगा, बाकी बात में तो आपका धराधन बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो देखिए आज का पहला हमारा क्या क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देखिए द्विघात समीकरण क्या मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसका कि अधिकतम घात कितना हो 2 हो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 घात वाले समीकरण को द्विघाती समीकरण कहा जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें जरा कोई भी ओलझोल नहीं है। अगर आप बहुपद पढ़े होंगे, जैसे द्विघात बहुपद होता है ना, तो वैसे आपका द्विघात समीकरण होता है। जैसे त्रिघात बहुपद होता है वैसे आपका त्रिघाती बहुपद होगा, समीकरण होगा, बहुपद होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन है कि वैसे समीकरण जिनके अधिकतम घात 2 हो, यानी कि ऐसा द्विघात समीकरण या फिर ऐसा समीकरण जिसका कि उच्चतम घात हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे कहते हैं क्या, द्विघात समीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a = ≠0। विस्तार से हम लोग जानेंगे आखिर a = ≠0 क्या होता है, ठीक है ना। चलिए इसको आप ना एक ऐसे परिभाषा में लिख लीजिए। चलिए पहले आपको जैसे हम बताते हैं, जैसे देखिए 5x² + 9x + 3 = 0 है ना। 7x² + 4x - 7 = 0। ये सभी हमारा क्या हो गया, द्विघाती समीकरण हो गया, ठीक है। आप इसको नोट में ऐसे भी लिख सकते हैं इसका परिभाषा को कि दो घात वाले समीकरण को द्विघाती समीकरण कहा जाता है ना। दो घात वाले है ना, 2 घात की यानी कि जिस समीकरण का जो हाईएस्ट पावर होगा 2 उसे कहेंगे क्या, द्विघाती समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया आपको कि 2 घात वाले समीकरण को द्विघाती समीकरण कहा जाता है। अब इसमें लिख सकते हैं कि इसका व्यापक बच्चों का होता है ax² प्लस होता है bx + c = 0। ये हमारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, सॉरी द्विघाती समीकरण हो गया, माफ कीजिएगा, जहां a = ≠0 यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बारीकी से अब जानते हैं कि आखिर 0 क्यों नहीं होना चाहिए भैया। चलिए यहाँ पर आपका आ गया द्विघात समीकरण में गुणांकों की स्थिति, है ना। द्विघात समीकरण में गुणांक क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, जैसे कि आपका द्विघात समीकरण जो होता है वो आपका हो गया ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि a b c का मान क्या होता है, ठीक है ना। देखिए a का जो मान होता है वो x² का गुणांक होता है ना। जो भी संख्या x² के साथ में गुणा के रूप में रहेगा वही हमारा a का मान होता है। उसके बाद b की बात करेंगे प्यारे साथियों, b हमारा क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो क्या बोलेंगे x का गुणांक, b का मान क्या होगा जी, x का गुणांक होगा। और c क्या होगा साथियों, c होगा अचर पद। अचर पद का मतलब हुआ जिसमें कि x नहीं लगा रहता है, वो अकेला स्वतंत्र रहता है। c हमारा क्या हो जाएगा साथियों, अचर पद हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। जैसे आपको हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहेंगे, जैसे कि मान लिया जाए 5x² + 7x + 3 = 0। इसमें आपको बताना है a b c का मान। तो देखिए a का मान आपको क्या बताए हैं, देखिए a के बारे में बताए हैं x² का गुणांक हमारा a होता है। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है, तो आप इसको देख रहे हैं ना, यहाँ पे x² में गुणा के रूप में कितना है, 5 है, तो हमारा a का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया x² का गुणांक हो गया, ठीक है। उसके बाद b की बात करेंगे साथियों, b क्या होगा हमारा, देखिए b होता है x का गुणांक, है ना, x का गुणांक।
तो देख लीजिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है हमारा 7 है, तो हो जाएगा b का मान। एंड c का मान साथियों क्या होगा, c बताए थे आपको कि अचर पद। अचर पद का मतलब हुआ कि वह केवल अंक में रहेगा, उसमें x नहीं लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए केवल अंक में 3 आपका है, इसमें x नहीं लगा हुआ है, यानी कि हमारा हो जाएगा किसका मान, ये हमारा हो जाएगा c का मान। तो a b c का मान आप समझ गए हैं। तो चलिए आप यहाँ समझते हैं, ठीक है ना, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ए बी सी का मान इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी पर तो सब खेला होने वाला है। चलिए सवाल है क्या, यदि c बराबर 0 हो तो देखिए c तो हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस होता है bx प्लस होता है c बराबर 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान यदि 0 हो तो बहुपद पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर हो गया 0। यहाँ देखिए यदि हम c का मान 0 लेते हैं तो फिर भी हमारा द्विघाती समीकरण भी है, द्विघाती समीकरण ही है, यानी कि यह द्विघाती का द्विघाती ही हो गया। यानी कि यदि हम c का मान ले तो फिर भी वह क्या होगा, द्विघाती समीकरण ही होगा। कहने का मतलब हुआ, जैसे देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, यदि हमारा c का मान नहीं भी रहेगा तो वो भी हमारा क्या होगा, द्विघाती समीकरण ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि b का मान 0 हो तो द्विघाती समीकरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0 है। तो ax स्क्वायर प्लस b का मान क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ पे गुना कितना x है प्लस c बराबर 0, तो हो गया ax स्क्वायर प्लस 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस c बराबर 0 है। ax स्क्वायर प्लस c बराबर क्या है, 0 है, यानी कि 0 तो खत्म ना हो गया। अब देखिए यदि हम b का मान 0 लेते हैं तो फिर भी हमारा द्विघाती समीकरण ही रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए घात 2 है ना, कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों किसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, या कैसा है, यह आपका द्विघाती समीकरण है। इसमें भले b का मान नहीं है अलग बात है, लेकिन समीकरण तो हमारा द्विघाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं a बराबर 0, यदि हम a का मान 0 ले तो क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो a का मान 0 लिए हैं तो 0 गुने x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ गुना करने पर हो जाएगा 0 प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा bx प्लस c बराबर 0। चलिए देखिए जरा ध्यान से, जैसे हम a का मान 0 लिए तो ये हमारा द्विघाती खत्म हो गया, यहाँ पे घात कितना बचा, 1 बचा, यानी कि हमारा रेखिक बन जाता है। यानी कि बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, जो कि समीकरण जो है, समीकरण रैखिक समीकरण में बदल जाता है। जब हम a का मान लेंगे 0 ना प्यारे बच्चों, तो हमारा यह जो समीकरण जो होगा, द्विघाती समीकरण जो है वह रेखिक समीकरण में बदल जाता है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछे कि द्विघाती समीकरण रैखिक समीकरण में कब बदल जाता है, जब हमारा a का मान क्या हो जाता है, 0 होता है। जब a का मान 0 होगा तो द्विघाती बहुपद खत्म हो जाएगा, वह क्या बन जाएगा, रेखिक बहुपद बन जाएगा, सॉरी रेखिक समीकरण बन जाएगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुपद पढ़ा कभी आया है ना, तो बहुपद ही चलता है, तो समीकरण हो जाएगा आपका। ठीक है ना, यानी कि रैखिक समीकरण हो जाएगा, जिसका पावर 1 रहता है उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा a का मान 0 होगा तो हमारा यह द्विघाती समीकरण जो है हमारा रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए a बराबर 0 संभव नहीं है, यानी कि द्विघाती समीकरण में a का मान 0 संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लिखे थे a इक्वल टू नॉट 0, हाँ देखिए तो दिखाते हैं यहाँ पे ना, a इक्वल टू नॉट 0, यानी कि द्विघाती समीकरण में a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 होगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा। देख लीजिए रेखिक बन गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये गर्मी बहुत है यार। हाँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा पहले से कि द्विघाती समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है। इससे पहले बहुपद में आप पढ़े होंगे कि द्विघाती बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघाती बहुपद का घात 3 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका होगा, क्या होगा भाई, कि द्विघाती समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
त्रिघातीय समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रेखीय समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आते हैं द्विघाती समीकरण में जो d होता है, d को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, d, यानी कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, इसका सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इस द्विघाती समीकरण में, इस चैप्टर में जो है ना, हमारा पूरा सवाल जो है ना इसी पर बनेगा। तो याद रखना है कि डी को क्या कहते हैं, डी को विवेचक कहते हैं या विवेक्तर कहते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, ऐसे देगा क्वेश्चन आपको, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक निकालें, विवेचक ज्ञात करें। ऐसा वो कभी कभी सवाल देता है, कभी कभी क्या अक्सर आपको सवाल ऐसा पूछा ही जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना आपको इला सूत्र याद होना चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि नॉर्मल सा चीज है, आपको याद होगा ही। उसके बाद ए बी सी का मान होना चाहिए। ए का मान हमारा होता है एक्स स्क्वायर गुना यानी 5 हो जाएगा, एंड बी का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सी का मान कितना है हमारा अचर पद 2 हो गया। तो निकाल लेते हैं डी। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर प्यारे बच्चों, बी का मान कितना है, -2 है, -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान तो 5 हो गया और सी का मान 2 है, हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 माइनस 4, 2 5 10, 10 चौके 40, घटेगा तो कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में सवाल आएगा, डी पर आएगा कि विवेचक निकालें, विवेचक या विवेक्तर। तो यही हम डी को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक या विवेक्तर कहते हैं। क्लियर है सबका। चलिए अब नेक्स्ट आपका है द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति एवं उनका मूल जानना हम लोगों को। चलिए क्या है, पहला है यदि d हमारा 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। देखिए अभी यार बच्चों, यदि हमारा d क्या हो 0 से बड़ा होगा तो पता है क्या होता है, मूल जो होता है ना, मूल वास्तविक होता है, वास्तविक एवं क्या होता है, असमान होता है, असमान होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा d 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, d का मान 0 से जब बड़ा आ जाए यानी कि प्लस में आ जाए, तो हमारा क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। तो इसका मूल निकाल लेते हैं। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, इसको x कहते हैं मूल, यह होता है -b प्लस माइनस √d बटे हो जाएगा 2a। ठीक है, चलिए -b। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आपका दो चीज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो मूल है तो उसको हम अल्फा बीटा मानते हैं। तो लिख लेंगे अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, -b प्लस में √d बटे 2a हो जाएगा। और एगो मूल यहाँ पे हमारा आ जाएगा -b, देखिए प्लस तो यहाँ ले लिए है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, तो हो जाएगा -d बटे हो जाएगा 2a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। ठीक है ना, जब हमारा d का वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, असमान होगा। और मूल बराबर हमारा हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटे 2a हो जाएगा। दोनों को अलग अलग बांट देंगे, एक टू अल्फा और एक टू को बोलेंगे क्या, बीटा। चलिए इसको बीटा बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि d बराबर 0 हो, मेरे साथियों, यदि d का मान 0 होगा तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होता है और बराबर होता है, यानी कि समान होता है। तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक तो होगा ही, मूल वास्तविक एवं क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होता है। बराबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्त होता है, यानी कि सेम मूल होगा, वही घूम के आएगा। ठीक है, पुनरावृत्त होगा। जैसे मान लीजिए एगो मूल हमारा 2 हो गया, दूसरा भी हमारा 2 ही होगा, पुनरावृत्त होगा मतलब बराबर होगा। तो इसका निकाल लेते हैं मूल। इसका मूल क्या होगा भाई, -b प्लस माइनस √d बटे होता है 2a। ध्यान दीजिएगा, -b प्लस और -d, देखिए d का मान क्या 0, तो क्या लिखेंगे हम 0 बटे 2a
तो यहाँ पे देखिए आपका माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/2a, यानी कि एक टू को अल्फा में कर देंगे, एक टू को बीटा में कर देंगे, या फिर इसको सीधा कर लेते हैं माइनस बी, तो कहानी खत्म ना हो गया /2a। यदि हम इसको शून्य को बांटेंगे तो एक हमारा अल्फा जो होगा वो -b/2a हो जाएगा, और बीटा भी वही सेम चीज हो जाएगा -b/2a, दोनों बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको प्लस माइनस में अगर बांटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो मूल क्या हो जाएगा, देखिए मूल वास्तविक है और बराबर है। जो अल्फा होगा वही हमारा क्या होगा, बीटा होगा, दोनों बिल्कुल बराबर होगा, नहीं पुनरावृत्ति होगा। जो अल्फा का होगा वही फिर से घूम के बीटा में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आपका डी का वैल्यू क्या हो भाई, जब डी का वैल्यू आपका 0 हो तो मूल वास्तविक होता है और समान होता है, नहीं बराबर होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि अल्फा का मान हमारा 5 आ जाएगा तो बीटा भी कितना होगा, 5 ही होगा। पर अल्फा मान लीजिए 10 आ जाएगा मूल, तो बीटा भी कितना होगा, 10 ही होगा, यानी मूल बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यदि d लेस देन 0, हाँ चलिए, यदि हमारा d 0 से छोटा हो जाए, यानी कि 0 बड़ा हो जाए, जब जो है ना d 0 से बड़ा हो जाए, माफ कीजिएगा, 0 d से बड़ा हो जाए, तो पता है मूल क्या होता है, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, अर्थात मूल काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, मूल काल्पनिक, कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसका मूल निकलेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, वो काल्पनिक हो जाएगा, यानी उसका कोई मूल होगा ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए पहले बच्चों, हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, जो सॉल्व करेंगे, तो द्विघात समीकरण को हल करने कुछ विधियां होती है। तो क्या विधि होती है, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है बच्चों, 3 विधियां होती है। पहला हमारा होता है गुणनखंड विधि, जो कि आप लोग फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं। दूसरा होता है हमारा पूर्ण वर्ग विधि, ये आप 9th में नहीं पढ़े होंगे, आपको 10th में ही पढ़ने मिलेगा, ये आप 9th में पढ़े होंगे और 8th में भी पढ़े होंगे। उसके बाद तीसरा हमारा है श्रीधर सूत्र, या इसी का नाम है द्विघाती सूत्र। यानी कि द्विघाती सूत्र किसने दिया था, तो श्रीधर साहब ने दिया था, तो इसका नाम रह गया था श्रीधर सूत्र विधि, या आप इसको बोल सकते हैं द्विघाती सूत्र विधि। तो हम लोग जो है ना अगले पार्ट में इसका प्रयोग करेंगे। पहले गुणनखंड विधि सीखेंगे, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे, उसके बाद जो है ना श्रीधर सूत्र सीखेंगे, यानी कि द्विघाती सूत्र सीखेंगे। द्विघाती सूत्र में आपका ई वाला आता है d बराबर b² - 4ac, है ना। तो मूल हमारा हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2, ये हमारा किस में आ जाएगा भाई, यह द्विघाती सूत्र में आ जाएगा, यानी कि श्रीधर सूत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो जितना पॉइंट आपको बताएं, तो एक बार आप लोग पॉइंट को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब आप क्लास शुरू करेंगे, मतलब जब मैथ पढ़ाएंगे, तो उस समय जो है आपको इसका बहुत ही जरूरी पड़ेगा, तो इसलिए आप सभी इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो और एक आपको होमवर्क देते हैं, अगर आप हमारे वीडियो तक यहाँ तक पहुंच गए होंगे तो आप हमें इसका आंसर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो दे रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का मतलब होता है आपको टेस्ट करना। यदि आप मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, यदि आप पूरा वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए आपको दे रहे हैं। तो चलिए सवाल क्या है, 5x² प्लस 2x + 3 = 0 में, ठीक है ना, बताना है आपको a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा, है ना। इसमें आपको a b c का मान निकाल कर दिखाना है। और आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आपका है 2x² - 5x - 2 = 0 का विवेचक निकालें। विवेचक ज्ञात करें। यदि आप हमारा वीडियो को पूरा अगर वॉच किए होंगे, देखे होंगे, तो डिफरेंट है, 100% गारंटी है कि आपका ये दोनों का आंसर बिल्कुल सही सही हमारे कमेंट में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में जब आएंगे तो पहले हमको कमेंट शो करेंगे, कमेंट देखेंगे, आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर कि कौन कौन विद्यार्थी जो है ना, मतलब इसका आंसर किए, मतलब पूरा वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।